हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा प्रीवियस आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करता है, उस फील्ड को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इसका पैटर्न कैसा होगा, इसको किस तरीके रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको किया जाता है बेटा बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। एक और बात, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोजर होती हैं यानी पास पास होती हैं, कंपैरेटिवली वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के यानी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर होंगी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास होगी। इसको हम कहते हैं फील्ड डेंसिटी। ठीक है, चलिए इन्हीं बातों को याद करते हुए अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है बेटा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने कोई एरिया रख दिया, कोई एरिया है प्लेन ऑफ एरिया, तो उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड या उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई डेफिनेट कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने आपको बताया स्मॉल एरिया से भी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींची जा सकती हैं। अगर काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन बढ़ती जाएंगी, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम होती जाएंगी। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने यहाँ पर लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आप ऐसे समझिए इसको कि किसी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उससे पास करेगा, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, आगे भी इसका काफी यूज होने वाला है। चैप्टर 4 में एक और कॉन्सेप्ट आएगा मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर सिर्फ फील्ड चेंज कर दिया जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा, बाकी कॉन्सेप्ट ऐसे ही रहेंगे। इसलिए इसको समझिए क्या है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया परपेंडिकुलर एरिया कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या आगे मैंने वर्ड लिखा हुआ है इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दैट इज करेक्ट कि किसी परपेंडिकुलर एरिया से पास होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, या इनसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेजर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है देखते हैं इस डेफिनेशन कि किसी परपेंडिकुलर एरिया, मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, आपके पहले आसानी से समझते हैं। ठीक है, फील्ड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हर तरीके का है। तो ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इसमें कोई एरिया रख दूं, अब ये परपेंडिकुलर की बात चल रही है क्योंकि अभी मैंने लिखा है इसमें परपेंडिकुलर एरिया, तो इस एरिया को परपेंडिकुलर रखना है। अब ये परपेंडिकुलर ये एरिया है, प्लेन ऑफ एरिया जिसमें 2 डायमेंशन होगी उसे कहते हैं प्लेन। तो ये अगर ऐसे रख दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड 3D में है, सिर्फ यहाँ पर आपको 2 ऐसे लाइनें दिखाई दे रही होंगी, ये ऐसे पूरा। तो अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक कोई ऐसा प्लेन रख दिया जाए तो इस प्लेन से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, इस फील्ड से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं यहां बनाता हूं, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर प्लेन ले लिया, 3D में इस प्लेन को बना रहा हूं। चलिए ये कोई हमने प्लेन ले लिया, इसका सरफेस एरिया ऑफ प्लेन एक्स मान लिया, आप ए भी मान सकते हैं। कई बुक्स में ए लिखा है, मैं एस लेके चलूंगा। सरफेस एरिया को एस से भी नोट कर सकते हैं, आप ए से भी नोट कर सकते हैं, आपकी चॉइस। ठीक है, इसका सरफेस एरिया है एस सपोज, और ये कैसे रखा हुआ है,
ठीक है, तो देखिए अभी इसमें से मैंने लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग, तो इसमें से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं आप देखेंगे 1 2 3। अभी हम जस्ट कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए बता रहा हूं। इसे कितनी फील्ड लाइन निकली 3, जब इलेक्ट्रिक फील्ड था E। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल कर दूं, इसको क्या कर दूं 2E, यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैंने इंक्रीज कर दिया और कितना कर दिया डबल कर दिया सपोज, तो क्या होगा हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर हो जाती हैं पास पास, या उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हो जाएंगे और ज्यादा बढ़ जाएंगे, कुछ ऐसे समझिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में ये ऐसे इंक्रीज हो जाएंगे। ये और मैंने बढ़ा दिया, ये स्ट्रॉन्ग हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और बनाता हूं, ठीक है। देखिए तो पहले हमारी 3 निकल रही थी, अब जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा 1 2 3 4 5 6, अब 6 हो गई। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर देते हैं तो हम ये कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो जाती है। तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजरेंगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी। तो फर्स्ट कंक्लूजन इज दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स या डायरेक्ट लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए प्लेन proportional to the intensity of electric field, ठीक है। इट मीन फाई ई किसके प्रोपोर्शनल है, ई। पहली बात हमारी क्लियर है, ये बात आपको समझ आ रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंक्रीज होती है। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब और इंक्रीज हो सकता है, या ये कहें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब इंक्रीज हो सकती हैं। देखिए बेटा कॉमन सेंस की बात है, अगर इसका एरिया बढ़ा दिया जाए, ये जो मान लीजिए पहले छोटा एरिया था अब बड़ा एरिया कर दिया, इसका एरिया बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, ज्यादा हो जाएंगी। बना देता हूं बड़ा, मान लीजिए बेटा इसका सरफेस एरिया ऑफ प्लेन 2s कर दिया, डबल कर दिया सपोज। तो आप देखिए अगर एरिया बढ़ गया तो कॉमन सेंस की बात है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, अब ज्यादा हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और छोटे वाले से 6 हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो एरिया के भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया का। एरिया इंक्रीज तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इंक्रीज हो जाएंगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया पर भी के भी प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड बात हमारी क्या निकली, एंड फाई ई ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एस। दूसरी बात निकली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस
किस पर डिपेंड की, एच पर, और एच बढ़ने के साथ ही एरिया बढ़ने के साथ ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इंक्रीज हो गई। तो दो कंक्लूजन निकल गए, दो से एक ये पता चल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दोनों पर डिपेंड है। और देखते हैं इस चीज को समझने के लिए, देखिए बेटा ये एरिया ऐसे रखा था, ओके, इस एरिया को अब मैं कुछ एंगल पर टिल्ट कर दूं, मोड़ दूं, झुका दूं, तो क्या होगा, देखना यहां फ्लैश में समझिए, ये अभी ऐसे रखा है, सपोज इससे ऊपर से ले लेता हूं, 1 2 3 4 गुजर रहे हैं, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो अब 1 या 2 गुजरेंगे, ऊपर 3। इट मींस अगर हम किसी एरिया को, अभी एक परपेंडिकुलर था, आसान थी बात, जरूरी नहीं कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो एरिया, तो अगर एरिया को किसी एंगल पर टिल्ट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो जाती, क्या हो जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो जाती हैं। इस बात को मैं लिख देता हूं, यहां मैं इसका 2D फिगर बनाऊंगा। अब मैं कैसा फिगर बनाऊंगा, 2D। देखिए बेटा यहां मैंने 3D ऐसे रखा था, अगर इसको 2 ऐसे रखा है, वैसे नॉर्मली ये दिखाया 3D में ऐसे है, रखा कैसे है ये बेटा, ऐसे। तो जब आप इधर से देखेंगे साइड व्यू से, इसे बेटा कहते हैं साइड व्यू, जिस तरफ से देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं तो इसको साइड व्यू, तो आपको एक स्ट्रिप दिखाई देगी, है ना बेटा, ये प्लेन नहीं दिखाई देगा। तो अब मैं 2D में इस फिगर को बना रहा हूं जिससे आपको समझ आ गया। मान लीजिए ये एरिया ऐसे रखा, ये एरिया ऐसे रखा है, अभी परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये ऐसे रखा। अब मैं इसको थोड़ा ऐसे झुका देता हूं, इसको मैंने थोड़ा झुका दिया तो क्या होगा, इसको मैंने थोड़ा झुका दिया, सेम लेंथ है बेटा, इसका सरफेस एरिया ऐसे, इसका एरिया ऐसे, इसका भी एरिया ऐसे होगा, सेम है, एरिया तो चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, यानी इसमें एक चीज और ऐड करनी है कि अगर ये टिल्ट कर दिया जाए या किसी एंगल पर झुका दिया जाए तो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज होती है। तो इसका रिलेशन कैसे लाया जाए, तो इसका रिलेशन लाने के लिए बेटा एक और कॉन्सेप्ट लिया गया है, उसको मैं बताता हूं। इसके लिए हमने एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी मान लिया। क्या माना है बेटा, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। पहले हम एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो कॉन्सेप्ट समझ के फिर मैं इससे रिलेशन बनाता हूं। तो बेटा ये समझिए, यहां से बात, एक चीज ली गई है बेटा एरिया वेक्टर। क्या लिया गया है बेटा, एरिया वेक्टर, यानी एरिया वेक्टर यानी एरिया जो सरफेस एरिया है ये हमारा एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, याद रखिए। अब इससे पहले 11वीं तक कभी ये बात नहीं आई कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, अब आ रही है क्योंकि इसका यूज है। तो एरिया हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे वेक्टर क्वांटिटी है देखिएगा, समझिएगा, मैं इस बात को लिख देता हूं। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मान लीजिए ये कोई स्क्वायर है, ऐसे मान लीजिए, ये स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, इस डायरेक्शन को मैं एक्स डायरेक्शन कह देता हूं,
और इस डायरेक्शन को y, ये हो गई अपनी x और ये हो गई y। ठीक है, इसकी ये साइड है a, एक साइड है स्क्वायर है। ठीक है, तो दोनों साइड a ही होंगी। ठीक है, मैं इसको स्क्वायर नहीं, मैं इसको रेक्टेंगल मानूं, तो आपको दो साइड का आइडिया लग जाएगा। स्क्वायर के लिए ये रेक्टेंगल यूं मान लीजिए, इसकी एक साइड a है, एक साइड b। ठीक है, एक साइड a है, एक साइड b है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है इसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, समझ जाइएगा, इसको S से डिनोट करना। ठीक है, हमें मालूम है ये निकलता था a इंटू बी, अभी तक न्यूमेरिकली आप पढ़ते थे, पर इनमें जो रिलेशन होता है, अगर इसको वेक्टर मान लूं, मैंने क्या लिखा है, एरिया क्या है, वेक्टर को, तो अगर ये वेक्टर है तो इसमें एक रिलेशन है, ये होता है बेटा a क्रॉस b का। इनमें क्या रिलेशन होता है बेटा, a क्रॉस b, याद रखिएगा। एरिया कैसे, a क्रॉस b से, बाकी फिजिक्स और कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर, S बराबर क्या होगा, a क्रॉस b। अब इस S की डायरेक्शन किधर होगी, हमें मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट में S की डायरेक्शन क्या होगी, A और B दोनों के परपेंडिकुलर, बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से A क्रॉस B की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ये 11th में आप पढ़ चुके हो, फिर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। तो A क्रॉस B से S की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अगर A x डायरेक्शन में है, B y डायरेक्शन में है, तो एरिया z डायरेक्शन में होगा, z डायरेक्शन में होगा। अब वो डायरेक्शन प्लस भी हो सकती है, माइनस भी, उसके लिए भी रूल है, बता रहा हूं। वो डायरेक्शन आपकी प्लस या माइनस कुछ भी हो सकती है, अदरवाइज आप राइट हैंड रूल यूज कर ही लीजिएगा ना। इसकी डायरेक्शन प्लस जेड और माइनस जेड दोनों हो सकते, प्लस जेड और माइनस जेड। ठीक है, इस सरफेस को, यानी कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एरिया, आइदर प्लस जेड और माइनस जेड। ठीक है, इसके लिए S की डायरेक्शन प्लस जेड और माइनस जेड दोनों में से कोई भी हो सकती है, ओपन सरफेस है। अभी मैं ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस पहले आपको बता देता हूं। देखिए बेटा, दो तरीके की सरफेस होंगी, इसकी डायरेक्शन के लिए बात लिख देता हूं। डायरेक्शन क्या है इसकी, ये पता चल गई, जेड या माइनस जेड। तो इसकी डायरेक्शन के लिए बात लिखता हूं मैं। डायरेक्शन के लिए क्या बात है, इसी में आगे लिखिएगा बेटा, फॉर ओपन सरफेस, फॉर ओपन सरफेस। ओपन सरफेस कौन कौन सी होती है बेटा, ओपन सरफेस होती हैं स्क्वायर, सर्किल, रेक्टेंगल, ETC। कोई एसिमेट्रिकल शेप भी हो तो भी चलेगी, प्लेन होनी चाहिए, उनको कहते हैं बेटा ओपन सरफेस। ओपन सरफेस, ओपन सरफेस के लिए फॉर ओपन सरफेस लाइक स्क्वायर, सर्किल, रेक्टेंगल, ETC, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर किससे डिनोट करते थे, S से। परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू प्लेन ऑफ एरिया, आइदर इनवर्ट और आउटवर्ड, आइदर इनवर्ट और आउटवर्ड। यानी ओपन सरफेसेस जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, है सर्किल हो गया,
या और कोई भी प्लेन, चाहे किसी भी शेप का हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन सब के लिए इसके डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ एरिया के परपेंडिकुलर, और किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। इनवर्ड ले लीजिए चाहे आप आउटवर्ड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिएगा, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। दूसरा नियम बना है क्लोज के लिए। क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस होती है जैसे क्यूब, स्फीयर, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ईटीसी, यानी जिनमें वॉल्यूम हो, जिनका वॉल्यूम हो वो एक तरीके से क्लोज सरफेस है, इनका वॉल्यूम नहीं होता, ये ओपन सरफेस है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। फॉर क्लोज सरफेस लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, ईटीसी, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एरिया ऑलवेज आउटवर्ड। उसके लिए आप हमेशा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर लेंगे? आउटवर्ड। देखिए बेटा, ये बातें अभी आगे भी आएंगी, आगे भी एग्जांपल कराऊंगा। 1.17 और 1.16। तो 1.17 में एक क्यूब है, उसमें जरूरत पड़ेगी, उससे मैं एक्सप्लेन करूंगा ज्यादा। अभी आप इसको, मैं इस बात को इधर लिख देता हूँ। ये दोनों बातें आपको एक साथ लिखनी है बेटा, जिससे आपको हमेशा अपने नोट्स में याद रहे। ये मैं बेटा आपके नोट्स के लिए लिखता हूँ, मैं बोल तो 1 मिनट में सकता हूँ इन बातों को, पर आपको ये बाद में जब पढ़ने की बहुत जरूरत पड़ेगी। एक एक इंपॉर्टेंट बात है। फॉर ओपन सरफेस समझ गए होंगे आप, किधर भी डायरेक्शन ले लेना, अंदर ले लेना या बाहर ले लेना। इसके जेड किधर होगी डायरेक्शन, या तो आप अंदर ले लीजिए जेड या बाहर ले लीजिए डायरेक्शन। ठीक है, अंदर या बाहर, क्रॉस से अंदर, डॉट से बाहर। क्रॉस का मतलब होता है अंदर की डायरेक्शन, डॉट का मतलब बाहर की, प्लेन के बाहर। तो आप कोई भी ले सकते थे ओपन एरिया के लिए। अब क्लोज एरिया के लिए मैं इधर लिख देता हूं ये वाली बात, यहां से आप ध्यान रखिएगा। फॉर क्लोज सरफेस, फॉर क्लोज सरफेस like cube, cuboid, sphere, cylinder, etc. Direction of area vector, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एस। ये बेटा प्लेन के तो नॉर्मल रहेगी, ये बात तो हमें दोनों के लिए करेक्ट है। नॉर्मल टू प्लेन ऑफ एरिया, प्लेन ऑफ एरिया ऑलवेज आउटवर्ड। कैसी होगी बेटा? आउट। ये दोनों बातें आपको याद है, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 और ये दोनों बातें। इसका यूज आज नहीं है, इसका यूज कल आएगा, पर आप अपने नोट्स में दोनों बातें लिख लीजिएगा या समझ लीजिएगा जैसा आपको अच्छा लगे। ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर को की डायरेक्शन आप इनवर्ड ले सकते हो, आउटवर्ड ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्लोज सरफेस के लिए इसकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड लेना है। चाहे इसके लिए भी आप अपना रूल बना लीजिए, जब दोनों ही किसी भी डायरेक्शन में ली जा सकती है तो हम इस कॉमन पॉइंट को याद रखते हैं। और आउटवर्ड आप आउटवर्ड ही ले लेना हमेशा, ठीक है, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है इनवर्ड लेने आउटवर्ड। तो आप हमेशा सबके लिए कॉमन बात बना लीजिए कि एरिया वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एरिया एंड आउटवर्ड। बस इसे याद रखिएगा, ये बात बस काम आ जाएगी आगे। चलिए अब देखते हैं उसी चीज को। अब इतनी बात क्लियर, इसको मैं रफ करूंगा बेटा, ठीक है। तो आप इतनी बात समझ गए कि एरिया क्या है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इनमें क्या रिलेशन होता है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी की वजह से ए और बी तो हमेशा प्लेन के पैरेलल होंगे क्योंकि इनसे ही प्लेन बन रहा है। तो जो एस होगा वो उसके डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी, या कहेंगे इस पूरे प्लेन के, ये जो पूरा प्लेन था इसके परपेंडिकुलर होगी किसी भी प्लेन के। तो एरिया वेक्टर, अब एरिया वेक्टर का ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। क्या करेंगे बेटा? एरिया वेक्टर का ही हम यहाँ पर यूज करेंगे।
तो बेटा ये बात को आप नोट कर लीजिएगा, इसको मैं हटाने वाला हूं। देखिएगा ये एरिया को जब हमने टिल्ट कर दिया था तो हमें ये टिल्ट एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, या यहाँ रिलेशन बनाना है। तो देखिएगा बेटा ये तो हमें मालूम है कि ये एरिया, ये लेंथ और ये कह सकते हैं ये एक ही चीज है, या कहेंगे इसका एरिया और इसका सरफेस एरिया, तो बात एक ही है। ठीक है, इस समय आप ऐसे समझिए, इससे जो फ्लक्स गुजरेगा वो इस समय इस एरिया से गुजरेगा। आप ऐसे इमेज कीजिए, इसके इतने एरिया से गुजरेगा टिल्ट करने के बाद। टिल्ट करने के बाद ये कितने एरिया से गुजरेगा, इतने। अगर ये ऐसे था, इसको ऐसे कर दिया, तो अब जो फ्लक्स गुजर रहा है वो ऐसे, यानी इसका इफेक्टिव एरिया ये रह गया, इसका इफेक्टिव एरिया जो ऐसे टिल्ट करने पर है। तो अगर ये वाला एरिया निकाल दें, ये वाला एरिया इससे लिंक करें, तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले अभी हमने पढ़ लिया कि एरिया एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। तो मान लीजिए ये कोई एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऐसे। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, ये प्लेन है, ये प्लेन ऐसे रखा है, इसका नॉर्मल कैसे होगा, नॉर्मल देखो ऐसे रखा होता तो इसका नॉर्मल ऐसे होता, अगर ये ऐसे रखा होता ये नॉर्मल, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, और इसको ऐसे टिल्ट कर दिया तो एरिया वेक्टर ऐसे। समझ गए बेटा? इसके एरिया वेक्टर की बात आती तो ये इसका एरिया वेक्टर ऐसे, इसका एरिया वेक्टर। अब आप हर एरिया को एक वेक्टर के फॉर्म में लीजिएगा, तो इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, तो अगर इसको टिल्ट कर दिया ऐसे, मान लीजिए सपोज इसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर टिल्ट किया। कितने पर किया बेटा, थीटा एंगल है। अभी हमने सपोज इसको हमने थीटा एंगल पर टिल्ट किया, ठीक है बेटा। तो देखते हैं, अब मैं इस बात को हटा, आप इसको समझते हैं। जब डेरिवेशन आएगा बेटा, इसमें डेरिवेशन नहीं, नॉर्मली 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपको जो फॉर्मूला रिजल्ट आएगा वो लिखते हैं। ठीक है, ये सब सारी बातें आपको समझने हैं, ठीक है, इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है और आएगा भी नहीं। ठीक है, ये आपको समझ। चलिए, तो देखिए हमें ये एरिया निकालना, ये एरिया निकालने के लिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। बाय ज्योमेट्री आप निकाल के देख लीजिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, बात है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बनाना है। बाय ज्योमेट्री आप देखेंगे तो ये एंगल भी थीटा निकलेगा, आप देख लीजिए, यहाँ से चेक कर लीजिएगा। ये टोटल एंगल 90 होता है। ये एंगल कितना होता है बेटा, 90, क्योंकि एस जो होता है सरफेस के अनुसार परपेंडिकुलर होता है, इधर से भी 90, इधर से भी। ठीक है, चलिए, तो अगर इसको मैं अभी एरिया नहीं है, लेंथ मान के चलूं, अभी आपको ये क्या, ये लेंथ दिखाई दे रही है, नॉर्मली ये क्या है, एरिया। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं बेटा मेथड। cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है बेस अपॉन बेस अपॉन। तो देखिए बेटा, ये एंगल थीटा है, तो अपना बेस ये होगा, हाइपोटेनियस ये होगी, है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, बेस एरिया और हाइपोटेनियस एरिया, तो कोई दिक्कत है? टिल्ट करने से ये वाली बस लेंथ बदली है, ये तो वही रही, तो एरिया में कोई वो नहीं, लेंथ चलेगा एरिया। तो बेटा बेस एरिया होता है, हमें क्या निकालना है, बेस एरिया, हमें क्या निकालना है, बेस एरिया। तो बेटा बेस एरिया
बराबर हो जाएगा हाइपोटेनियस एरिया। हाइपोटेनियस का एरिया कितना है, एस कॉस। तो बेटा इसका जो एरिया आता है, इसका एरिया वो आता है बेटा एस कॉस थीटा। यानी अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरता है वो एस कॉस थीटा से गुजरता है। जो भी एरिया होता है वो एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ के चलिएगा कि अगर इस एस का एक इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कंपोनेंट लूं, तो एस का इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, एस कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो ये कंपोनेंट क्या होगा, एस कॉस थीटा। वर्टिकल को मत लीजिए, वर्टिकल का यूज है। तो बेटा एरिया वेक्टर का जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस पर डिपेंड करता है, याद रखिएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अकेला एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो सरफेस एरिया का कंपोनेंट है उस पर डिपेंड करता है। तो यहां पर इसको मैं करेक्ट करता हूं, ये बात आई एस पर नहीं, किस पर, ये डिपेंड करता है एस कॉस थीटा। ठीक है, ये डिपेंड करता है एस कॉस थीटा। तो डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए, आपको समझाने के लिए लिख देता हूं, इफ वी टिल्ट द प्लेन at theta from electric field। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से प्लेन को थीटा एंगल पर अगर टिल्ट कर दिया, ठीक है, तो हमारे बाय इक्वेशन 1 और 2 से जो इक्वेशन बनती है, बाय इक्वेशन 1 and 2, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय 1 and 2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एट, कैसे, फाई ई इक्वल टू होता है ई एस कॉस। इन दो इक्वेशन से इसको लिंक किया तो फ्लक्स का फॉर्मूला आया बेटा ई एस कॉस। याद रखिएगा क्या आया, ई एस कॉस। यानी फ्लक्स किस पर डिपेंड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, सरफेस एरिया पर, और सरफेस एरिया के उस कंपोनेंट पर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि हम टिल्ट भी कर सकते। तो इन तीन, ये बना हमारा फॉर्मूला, ये हमारा फ्लक्स होता है, ये हमारा क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इसकी यूनिट की बात करें, अक्सर का पूछा जाता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स, ऐसा यूनिट। डायमेंशन भी पूछ सकते हैं, आप बना लीजिएगा डायमेंशन। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं, ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा 1 मार्क्स में होता है। तो फाई ई, इसकी यूनिट बन जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और सरफेस एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी। ठीक है, अगर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है, इसकी वेक्टर तरीके से लिखना है, तो हमें मालूम है बेटा फाई ई को मैं लिख सकता हूं ई डॉट एस, एस भी वेक्टर है, ई डॉट एस को खोलेंगे तो क्या बनेगा, ई एस कॉस थीटा। तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप इस फॉर्मूले को याद रखें, क्या उसको याद रखें। बात ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, ये स्केलर प्रोडक्ट। तो जो फिजिकल क्वांटिटी आई वो कैसी होगी, स्केलर, ई डॉट प्रोडक्ट के बाद जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है हमें वो कैसी मिलती है, स्केलर। ठीक है, और क्रॉस में जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है वो वेक्टर मिलती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यानी ये बात भी आप याद रखिएगा। अच्छी बात हो गई, फ्लक्स की डायरेक्शन नहीं होती। चलो ये बात आसान हो गया, वेक्टर होता तो डायरेक्शन की बात करनी पड़ती। तो अब क्या समझ आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए परपेंडिकुलर एरिया
इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही, किसी परपेंडिकुलर एरिया से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही हम किसका मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे निकलता है, फाई इक्वल टू ई डॉट एस, किससे निकला बेटा, ई डॉट एस से। और ये क्या होती है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। ई डॉट एस से आप कोई भी एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के में रख दीजिए, इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरेगा उसको ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालोगे, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखा होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस एरिया, इसका एरिया वेक्टर, इसके एरिया वेक्टर का कंपोनेंट। देखिएगा बेटा, अभी और बातें अभी क्लियर करते हैं, इस बात को करते हैं। देखो बेटा, एरिया परपेंडिकुलर, अगर प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाएगा तो इसका परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये प्लेन है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है। ये एरिया वेक्टर हमेशा ऐसे रहेगा, ऐसे रखा है प्लेन परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर ई के साथ कहां क्या बनाएगा, यहां लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड एस। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा क्या है, ई और एस के बीच का एंगल। अब देखिए, ये परपेंडिकुलर रखा है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अब एरिया वेक्टर ये एस ई के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0। कितना एंगल बनाएगा, 0। तो यहाँ cos 0 रख दूं तो cos 0 की वैल्यू कितनी थी, 1, तो ई एस गुजरेगा। अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, अगर इसको ऐसे रख दूं प्लेन को, तो आपको दिखाई दे रहा है अब ये प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, ये केस परपेंडिकुलर, ये केस पैरेलल। पैरेलल केस में इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर, एरिया वेक्टर किधर है, ऊपर। अब इस केस में ई के साथ, ई किधर है, इस डायरेक्शन में, एस किधर है, ऊपर, तो अब ये ई के साथ एस 90 एंगल बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा, 90। तो अगर cos 90 रखता हूं तो फ्लक्स कितना गुजरेगा, 0। कितना गुजरेगा, 0। तो अगर कॉमन सेंस से भी पता चल रहा है, अगर इसको मैं ऐसे रख दूं तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गुजर रही, सारी इसके ऊपर से निकल गई, इससे तो कुछ नहीं क्रॉस करनी चाहिए, पासिंग थ्रू या क्रॉसिंग थ्रू, एक ही। ऐसे रखते हैं ना, बहुत क्रॉस करती है, ठीक है, ऐसे रख दिया तो नहीं गुजरेगी। तो बेटा इसमें याद रखिएगा, पैरेलल रखा तो थीटा 90, इस केस को मैं अब लिखने वाला हूं, इस केस को मैं लिखने वाला हूं, इस चीज को आप इतना समझ लें, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से डेफिनेशन के लिए लिखी गई है इसको, ये कोई एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती कि 5 गुजरेंगे, 10 गुजरेंगे, 100, 200, 500, ऐसा नहीं। ये क्या होता है, फ्लक्स ई एस कॉस थीटा, इसकी यूनिट होती है, ये कोई न्यूमेरिकल नंबर नहीं है, इसलिए आप यहाँ से कंफ्यूज मत होइए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो आप सोचने लग जाते हैं बच्चे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो ये तो कोई नंबर होगा, पर ये कोई नंबर नहीं है, ये मेजर है। इसीलिए मैंने यहाँ वर्ड यूज किया है थ्रू ए परपेंडिकुलर एरिया और मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसके थ्रू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर करते हैं। अब इसमें 2 केस बनते हैं, पहले मैंने 2 केस को बनाता हूं, इसको मिटा जिससे आपको आसानी है। केस 1, when plane of area perpendicular to इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये बात, ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो इस केस में एंगल कितना बनेगा, इस केस में एंगल कितना बनेगा, ई और एस के बीच, एस किधर होगा, इधर इस प्लेन का, एस हमेशा
प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, बता दिया बार बार। तो अब ई और एस के बीच एंगल कितना बनेगा बेटा? 0। ई भी इस साइड में, एस भी इस साइड। तो यहां लिख देता हूं, इट मींस थीटा बराबर कितना होगा बेटा? 0 डिग्री। यानी जब प्लेन परपेंडिकुलर होता है उस समय थीटा कितना बनता है? 0। ठीक है, थीटा क्या है? एस और ई के बीच का एंगल, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड एस, याद रखिएगा। तो यहां पर फ्लक्स क्या होगा? फाई ई बराबर ई डॉट एस, तो ई एस कॉस 0, और 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब फाई ई बराबर आ गया ई एस। चलिए लिख देता हूं आपके लिए, आप कॉस 0 बराबर 1। चलिए, तो हमारा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई एस। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ये क्या होता है बेटा? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू प्लेन ऑफ, ये बेटा मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा नहीं गुजर सकता। अगर कब गुजरेगा मैक्सिमम? जब एरिया परपेंडिकुलर, कॉमन सेंस की बात है, जब ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे रहेगा तभी मैक्सिमम गुजरेगा। अगर इसको झुकाते गए तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन कम होते हैं, और जब पैरेलल कर दिया तो 0 गुजरेगा। उसको भी एक केस पढ़ रहे हैं, ये केस 1। केस 2 क्या है? when plane of area parallel to electric field। तो बेटा इस केस में एंगल बनता है थीटा बराबर 90। इस केस में थीटा बराबर कितना बनता है? 90 डिग्री। समझ लीजिए, ये पैरेलल रखा है। इस केस में इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ऊपर, परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो एस ऊपर, ई इधर, एस ऊपर, एंगल बना 90। तो इस केस में एंगल बनता है 90। तो आप फ्लक्स कितना गुजरेगा? फाई ई इक्वल टू ई डॉट एस से ई एस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो फाई ई कितना गुजर होगा? यहाँ पे भी लिख देता हूँ, कॉस 90 इक्वल टू 0। तो ये होता है मिनिमम फ्लक्स, ये होता है बेटा मिनिमम फ्लक्स। इससे 0 फ्लक्स यानी मिनिमम। ठीक है, यानी जब ये होता है मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू प्लेन ऑफ, अब नहीं। तो ये बात को अच्छी तरह से याद रखिएगा, जब प्लेन 90 होगा, जब प्लेन परपेंडिकुलर होगा, तब मैक्सिमम फ्लक्स गुजरेगा, और उस केस में थीटा 0 होगा। अक्सर का सवाल आता है कि ये प्लेन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ मच फ्लक्स पासिंग थ्रू इट। तो आप क्या सोचते हैं? परपेंडिकुलर रखा है, बिना सोचे समझे आप मैथ की तरह पढ़ते हो, सवाल थीटा बराबर 90 रख दोगे, 0 कर दोगे। पर याद रखिएगा, जब प्लेन परपेंडिकुलर तो थीटा 0। रिमेंबर दैट, प्लेन परपेंडिकुलर थीटा इक्वल टू 0, प्लेन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा इक्वल टू 90। उल्टी बात है, पैरेलल होगा तो एंगल 90 होगा, परपेंडिकुलर होगा तो एंगल 0 होगा। तो इस बात को केस 2 है। इसमें एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, 2 मिनट लगेंगी। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम के लिए भी है, एग्जाम में करना होगा, तो इस बात को याद रखिएगा। न्यूमेरिकल अभी कराऊंगा मैं, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं 2 मार्क्स में। न्यूमेरिकल में कराऊंगा एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.16 और 1.17 दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हैं, दोनों के दोनों में एक्सप्लेन करूंगा। और एडिशनल आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, जिससे कि आपको आसानी रहे। जो एग्जाम में आए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को कीजिएगा, आई प्रॉमिस आपके हो जाएंगे। ई डॉट एस
और बार बार पढ़िएगा। देखिए बेटा, अब एक और बात आती है, इसको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, इसको समझाने के लिए बता रहा हूं जो मैं देखिए बेटा, फाई इक्वल टू आ गया, फाई ई इक्वल टू आ गया ई एस कॉस थीटा। इसको हम दिस कैन बी रिटर्न एस, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। इसे दो तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, फाई ई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, यानी ई के डायरेक्शन में एस का कंपोनेंट, और फाई ई बराबर एस ई कॉस थीटा। इन दोनों का ही मतलब ई डॉट एस होता है, कोई अंतर नहीं है, बस लिख दिया है। इन दोनों का ही मतलब ई डॉट एस। तो इसका मीनिंग क्या है? इसके मीनिंग से हमें ये बात पता चलती है कि आप ई के डायरेक्शन में एस का कंपोनेंट ले लीजिए या एस के डायरेक्शन में ई का कंपोनेंट ले लीजिए, दोनों बातें एक जैसी ही रहेंगी, दोनों ही बातें एक ही रहेंगी। चाहे कैसे रहेंगी देखिएगा बेटा, मान लीजिए ये कोई अपना प्लेन है, ये अपना कोई प्लेन है, कुछ इस तरीके से है, और अब की बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ऐसे आ, यूनिफॉर्म ही समझिए, ये ई है, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर ऐसे मान दिखाने के लिए, हाँ? ये एरिया वेक्टर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है, क्या बनाता है? थीटा एंगल बनाता है। तो एस का कोई भी कंपोनेंट ई के में ले लीजिए, इस फॉर्मूला देखिए, ई के साथ एस का कंपोनेंट, तो एस का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन होगा? ये कंपोनेंट होगा एस कॉस थीटा। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एस कॉस थीटा ले लीजिए, या दूसरा वे भी कर सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड का एस की डायरेक्शन में कंपोनेंट भी ले सकते हो। तो देखिए ये कंपोनेंट क्या होगा? ये ई का एस के डायरेक्शन में है, ये कैसे बनेगा? अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। देखिए बेटा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट क्या बनेगा? ई कॉस थीटा, ई कॉस। तो आप चाहें तो एस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले लीजिए, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एस का कंपोनेंट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बात दोनों सही है, फ्लक्स आपका गलत नहीं निकलेगा। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसका एस का कंपोनेंट ले लीजिए, या एस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, आइए कोई भी एक ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस बात को मैं लिखूं तो वी कैन कंसिडर component
ऑफ, शॉर्ट में लिख देता हूं, कंपोनेंट ऑफ एस cos थीटा in the direction of electric field, और कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कौन सा होता है, E cos थीटा in the direction of S। आप चाहें E की डायरेक्शन में S cos थीटा ले लीजिए या S की डायरेक्शन में E cos थीटा, कोई भी कंपोनेंट, दोनों से आपका फ्लक्स सही निकलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए बेटा, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। तो कहीं कहीं पर इस बात से ऐसे भी, जैसे यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए परपेंडिकुलर यूनिट एरिया, मैंने लिखा है एरिया के परपेंडिकुलर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए एरिया परपेंडिकुलरली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए एरिया परपेंडिकुलरली, यानी किसी परपेंडिकुलर एरिया से गुजरे या एरिया से परपेंडिकुलरली गुजरे इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों बात एक। ओके बेटा, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, एक बार ठीक से कीजिएगा। अभी इस पर बेस्ड एग्जांपल, 2 एग्जांपल हैं एनसीईआरटी में, उन्हें भी देखेंगे, वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। पहले हम आसान वाले देखेंगे एक्सरसाइज के 1.6 और 1.7, ठीक है, और उसमें मैं एरिया वेक्टर के और भी बताऊंगा, ठीक है, क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस। ओके।